गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज 5 का पंच सीरीज जो चल रहा है उसमें से आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है भाई, आपको स्टेटमेंट लॉज ऑफ मोशन के स्टेटमेंट क्वेश्चन है। आप देखो, आपके पास स्टेटमेंट क्या है बेटा। A monkey of mass 40 kilogram climb on a massless rope of breaking strength 600 Newton. The rope will break if monkey climbs up with an acceleration 5 meter per second square. Take g की वैल्यू 10। अब बताओ ये स्टेटमेंट क्या सही है कि एक मंकी है 40 किलोग्राम का, एक स्ट्रिंग पे क्लाइम कर रहा है और स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना दे रखा है बेटा। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 600 न्यूटन दे रखा है। तो आप एक बात बताओ बेटा कि ये सही है स्टेटमेंट गलत। पहले हम आओ निकाल लेते हैं, अपरेंट वेट निकाल लेते हैं। इधर देखो, जब कोई मंकी, जब इधर देखो, जब कोई मंकी यहाँ से बेटा इस पे अगर क्लाइम करना चाहेगा ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो जो टेंशन होगी अपरेंट वेट वो टेंशन, सुनो, अगर इसकी वैल्यू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर हो या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से क्या हो, ज्यादा हो, तब तो रस्सी ब्रेक नहीं करेगी। अगर बेटा उससे कम हो तो रस्सी ब्रेक कर जाएगी। तो जरा देखो भाई, अब आप हम चेक करते हैं बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम इसको इक्वेशन बनाते हैं तो टी बराबर क्या होगा, टी बराबर एम जी प्लस ए होता है। ये इक्वेशन आ जाएगी भाई। अब टेंशन को हमने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर कर दी क्योंकि हम मैक्सिमम चाहते हैं, मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से वो चढ़ सकता है ताकि वो टूटे ना। तो जरा देखो कितना हो जाएगा 600। हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को मानते हैं 600 बराबर मंकी का मास कितना दे रखा है 40 किलोग्राम, और जी की वैल्यू कितना है बेटा, जी की वैल्यू कितना दे रखा है 10। और एक्सेलरेशन हम निकाले, जरा देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 और ये 15 बराबर 10 प्लस ए। यहाँ से जब ए की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बेटा ये कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर जाएगा तो रस्सी क्या हो जाएगी, ब्रेक नहीं होगी। इसका मतलब मंकी ऑफ मास 40 किलोग्राम क्लाइंब ऑन massless rope of breaking strength 600, the rope will break। गलत बात है, रोप रस्सी नहीं टूटेगी बेटा, स्टेटमेंट गलत हो गया है, रस्सी नहीं टूटेगी। अगर आपने देखा 600 का उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है और आप उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से आप मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से चल ही सकते हो, तो क्यों टूटेगी भाई, नहीं टूटेगी। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। आ जाओ सेकंड पे, द रोप विल नॉट ब्रेक इफ टेंशन इन रोप इज लेस देन 600 न्यूटन। अगर 600 न्यूटन तक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है और उसके बाद 600 न्यूटन से ज्यादा अगर टेंशन क्रिएट करेगी तब तो टूट जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम रस्सी कितना सह सकती है 600 न्यूटन। अगर उससे ज्यादा करेगी तो टूट जाएगा। इसका मतलब बेटा अगर उससे कम है तो नहीं टूटेगा। रोप इज लेस देन 600, है ना। टेंशन इज रोप, टेंशन इन रोप इज लेस देन 600, अगर ये हो तो रोप विल नॉट ब्रेक। ये स्टेटमेंट आपका सही बेटा, रस्सी नहीं टूटेगी। जरा देखो कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन बन रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग और सेकंड सही है बेटा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन क्या बन गया, थर्ड ऑप्शन बन गया। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट क्या है बेटा, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम राइफल। एक राइफल से बुलेट फायर किया गया। इफ द राइफल रिक्वाइल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल, ये बेटा राइफल होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल इज मोर देन दैट ऑफ द बुलेट। अब एक बताओ, जब आपने आप देखो इधर से, अगर आप देखोगे इधर, अगर आपने देखा आपने यहाँ से गन फायर किया, गन से आपने बुलेट फायर किया, तो गन का मास बेटा ज्यादा होगा बुलेट कंपेयर में। तो जब गन का मास ज्यादा होगा बुलेट कंपेयर में, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। बेटा स्पीड बुलेट की ज्यादा होगी तो रिक्वायर्ड एनर्जी इसकी कम होगी ना कि ज्यादा होगी। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल इफ राइफल रिक्वायर फ्रीली, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल इज मोर देन दैट ऑफ बुलेट। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी बेटा राइफल की कम होगी रिक्वायर्ड बुलेट के कंपेयर में, क्योंकि आप देखते भी हो जनरली अगर राइफल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती तो बुलेट तो कम जाता, राइफल आदमी लेके पीछे उड़ जाता। ऐसा कहाँ होता है भाई, राइफल की रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट देखो, इन केस ऑफ राइफल बुलेट सिस्टम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वायलेटेड। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन वायलेटेड है, गलत बात है।
इन केस ऑफ राइफल ब्लड सिस्टम, ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ वायोलेटेड नहीं होता बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम इज वायोलेटेड नहीं, वो सही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करता है, क्योंकि अगर आप राइफल और बुलेट को आपने सिस्टम बना लिया तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो, जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा लागू होगा, बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका लागू होगा। इन केस ऑफ राइफल बुलेट सिस्टम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वायोलेटेड, वायोलेटेड होता है क्या, नहीं बेटा वायोलेटेड नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है भाई, आप देखो कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आपका दोनों फॉल्स, ऑप्शन हो जाएगा पहला, ये दोनों फॉल्स बेटा, वायोलेटेड नहीं होता है, ये कंजर्वेशन लगता है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये स्टेटमेंट सही है, आ जाओ इसको देखते हैं। सुनो भाई, अगर आप देखोगे कोई बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है एम मास की, अगर आप देखो यहाँ रखी हुई है, तो इस पे दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं बेटा, दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, एक तो देखो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और एक जो अगर बॉडी के अंदर टेंडेंसी होगी मोशन की आगे की, एफ एक्सटर्नल आपने अप्लाई कर दिया, तो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। सुनो, अब जब फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा, एक बात बताओ, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट इस तरह से कुछ बनेगा। जब रिजल्टेंट ये बना बेटा, अगर आपने कुछ वैल्यू यहाँ एज्यूम कर लिया, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, तो इनका रिजल्टेंट तो दोनों से ज्यादा ही आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट बेटा सही है। सेकंड पे आ जाओ, कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल ये भी सही है, क्यों क्यों सही बेटा, क्योंकि रिजल्टेंट का ये रिजल्टेंट एफ रिजल्टेंट होता ही होता है, जब रिजल्टेंट होता है तो इन दोनों का कांटेक्ट का रिजल्टेंट होता है, आप फ्रिक्शन ले लो और नॉर्मल रिएक्शन, दोनों ये भी नीचे कांटेक्ट करता है, ये भी नीचे कांटेक्ट करता है, इनका रिजल्टेंट आता है, स्टेटमेंट भी आपका ये सही हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा ऑप्शन बेटा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही, आओ हम बताते हैं बेटा कैसे सही। सेल्फ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, आप देखो बेटा, जब आप कोई मास आपने यहाँ ले ली, ठीक है, मास ले लिया, अगर आपने देखा यहाँ से इस सरफेस है, इस पे आपने एफ अप्लाइड कर दिया, एफ अप्लाइड आपने फोर्स लगा दिया, और इस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होगी, इस बात पे डिपेंड करता है इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करते हैं, अगर एफ लिमिटिंग की वैल्यू, एफ लिमिटिंग की जो वैल्यू है बेटा, एफ लिमिटिंग की वैल्यू अगर क्या है, ग्रेटर देन एफ अप्लाइड है, एफ अप्लाइड अगर एफ अप्लाइड से ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एफ अप्लाइड से ज्यादा होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स जितना उसको चाहिए होता है प्रोवाइड कर देता है, जब प्रोवाइड कर देगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बेटा अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ लिमिटिंग के बराबर हो जाती है, जब ये दोनों अप्लाइड ज्यादा हो जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स में काइनेटिक रोल में आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपने कितना अप्लाइड फोर्स लिया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होता है, आप देखो एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, तो यही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसी से डिसाइड होता है कि हमारा लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग इसीलिए बोला जाता है बेटा, क्योंकि एफ अप्लाइड जितना आप अप्लाई करते हो उसी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, आओ जरा इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं क्या सही है क्या, इधर देखो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ स्टैटिक बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है, अब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन देखो आप, म्यू एस बराबर क्या हो गया, एफ अपान में एन, तो बेटा मास पे तो डिपेंड ही नहीं किया है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी, ये गलत है बेटा, मास पे डिपेंड नहीं करता, ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, सरफेस और जो आप ऑब्जेक्ट लिए हो उनके बीच का प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मास पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड स्टेटमेंट क्या है भाई, गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स,
स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बनेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट पहला क्या करा, ए हॉर्स हैज टू पुल ए कार्ट हार्डर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप ऑफ हिज मोशन। बिल्कुल सही बात है, जरा देखो क्या सही बात है, इसको हम प्रूव करते हैं। इधर देखो, आपने फ्रिक्शन फोर्स जब पढ़ा होगा बेटा, उसमें आप एक ग्राफ पढ़े होंगे। ग्राफ ये बताता है कि जैसे जैसे एफ अप्लाइड आप बढ़ाते हो, जैसे जैसे एफ अप्लाइड बढ़ाते हो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने लगता है। उसके बाद जब वहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर पहुंच गया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जहां तक लिमिटिंग के बराबर पहुंच गया, उसके बाद लिमिटिंग के बाद भी आपने फोर्स लगा दिया, अब वो सरफेस जितना उसको फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। फिर क्या होता है, काइनेटिक रोल में आता है और ये हल्का सा डाउन होके फिर ऐसे कांस्टेंट बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हल्का सा डाउन हो गया, इसका मतलब बेटा ये अब यहाँ से काइनेटिक रोल में आ गए। तो जब तक आपने देखा, जब तक आपने कुछ स्टेप आगे बढ़े, तब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन रोल में था, जितना आप फोर्स लगाते हो उतना सरफेस आपको अपोज करता है। फिर आप बढ़ते हो, फिर जब एक बार मोशन में कोई बॉडी कांटेक्ट मोशन में आ जाती है, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से कम होती है, तो उस समय क्या होता है, आसान हो जाता है। तो स्टेटमेंट सही है, हॉर्स हैज टू पुल ए कार्ट हार्डर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप ऑफ हिज मोशन। उसके बाद जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आता है, तो क्या होता है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है चलने में। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये गलत बात है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग से ज्यादा नहीं होती, क्यों, क्योंकि बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन आप देखो यहाँ तक स्टैटिक रोल में है, फिर अब काइनेटिक में आ गया। काइनेटिक हमेशा कम होती, क्यों, जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो सरफेस हमें अपोज कम करता है, रिलेटिव अपोजिशन कम होती है। और जब मोशन में बॉडी नहीं होती है तो रिलेटिव रिलेटिव अपोजिशन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है। और आप जानते हो फ्रिक्शन स्टैटिक जो होता है उसकी वैल्यू क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग हो गया। द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड रॉन्ग। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, बस स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है भाई।